अब देश के नए संसद भवन के उद्घाटन पर रा रहे, कोहराम मचा है। घेरेबंदी हो रही है, मोर्चेबंदी हो रही है, पालेबंदी हो रही है, संविधान को बांचा जा रहा है, उसकी अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। 19 पार्टियां, कांग्रेस समेत छोटी बड़ी 19 पार्टियां एक साथ खड़ी हुई ये कहने के लिए कि भाई इस संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी को नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, और उनके हाथ होगा, राष्ट्रपति के हाथ, तभी हम आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। मतलब 19 दलों ने निर्णय लिया कि 28 मई को उद्घाटन समारोह में वह दल यानी उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। एक तस्वीर साफ हो गई। कुछ मित्र कह रहे हैं कि ये विपक्षी एकता का सूत्रपात है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल्ली में कई मुद्दों पर हमने एकता बनते देखी। अडानी पर भी बनी थी एकता, ईडी पर भी बनी थी एकता, इसमें भी विपक्षी एकता बन गई। लेकिन दिल्ली से बाहर निकलते ही जैसे राज्यों में राजनीति जाती है, एकता तार तार हो जाती है। इसलिए मैं ये मानने को तैयार नहीं कि विपक्षी एकता का कोई बहुत बड़ा उपक्रम जतन हो गया, नहीं। आम आदमी पार्टी इसमें साथ है कांग्रेस के, या कहिए कांग्रेस इसमें आम आदमी पार्टी के साथ, जो समझ में आए वो करिए। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का ये इशू बाहर खत्म होता है, इसके बाहर जाते हैं दोनों दल, अलग अलग हो जाते हैं। अध्यादेश के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के संदेशों पर, संकेतों पर, ऐसा कांग्रेस को लगता है, राज्यों के चुनाव में हमको नुकसान पहुंचाया। लो कर लो बात। इसलिए विपक्षी एकता का कोई ताना बाना इसमें नहीं लगता। कई दल ऐसे हैं जिन्होंने विपक्षी एकता के इस 19 दलीय सूची से खुद को बाहर रखना बेहतर समझा है। उसमें मायावती की पार्टी है, उसमें नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल है, उसमें जगन रेड्डी की पार्टी है, उसमें चंद्रशेखर राव की पार्टी है। ये लोग विपक्ष की सूची से बाहर, तभी ये क्या थर्ड फ्रंट है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि क्या राष्ट्रपति जो भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस विवाद में घसीटा जाना उचित है? एक, क्या यह सच नहीं कि सारे व्यवहारिक संदर्भों में, व्यवहारिक पक्षों में, भारत के संसदीय लोकतंत्र में देश का प्रधानमंत्री देश का कार्यकारी प्रमुख होता है? ये व्यवहारिक सच है भारत के संसदीय जीवन का। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक जो भी उस आसन पर बैठा, वो देश का चेहरा माना गया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री राज्य का चेहरा होते हैं, राज्यपाल नहीं। केंद्र में राजनीतिक तौर पर आप देखें तो प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा होता है। किसी दौर में कभी कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देश का चेहरा बताया गया क्या? नहीं। उनका सम्मान है, लेकिन जनगण मन का समर्थन और शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक प्रधानमंत्री को माना गया। ये नेहरू जी की समझ से देख लीजिए। आज ये बात कड़वी लगेगी, जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते उनको, हो सकता है कि ये बात मोदी जी पे भी लागू, हाँ वो भी प्रधानमंत्री, उन पर भी लागू,
वाजपेयी जी पर भी लागू थी, इंदिरा जी पर भी लागू थी, शास्त्री जी पर भी लागू थी, जवाहरलाल जी पर भी लागू थी। कांग्रेस के मित्रों से अगर कोई पूछे कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे तो देश का चेहरा बीबी गिरी थे कि इंदिरा गांधी थी? बीबी गिरी का नाम याद है क्या कितनों को? है ना बड़ा सवाल। इसलिए इसको अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रपति के बड़े आसन को इस विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। ये ठीक नहीं। देश में बहुत बड़े बड़े भवनों के, संस्थानों के, उपक्रमों के उद्घाटन हुए हैं। किसी दौर में कहां राष्ट्रपति को कोई ले गया क्या? नहीं ना। राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर देश का प्रमुख है, प्रथम नागरिक है, ठीक बात है। लेकिन ये बात नेहरू जी के समय भी तो लागू थी। तो नेहरू जी के समय में जो बड़े बड़े उद्घाटन हुए जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व रहा, उनमें राष्ट्रपति जी नहीं ले जाए गए ना, नेहरू जी ही गए। क्यों? तब संविधान दूसरा था क्या? नहीं ना। और मैंने इंदिरा जी का उदाहरण दिया, बाकी सबको छोड़िए, हाथी के पांव में सबका पांव। इंदिरा गांधी जिसी लीडर, उनके समय जब वो प्रधानमंत्री थी, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे ना। फखरुद्दीन अली अहमद भी राष्ट्रपति थे जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। बताइए किसी को नाम याद है? फखरुद्दीन अली अहमद? क्या नहीं ना। इंदिरा गांधी वो पूरा कालखंड इंदिरा गांधी के नाम से विश्लेषित है ना। तब इस व्यवहारिक सच को कोई नकार सकता है क्या? ट्विटर पर कुछ लिख देने भर से सच बदल जाएगा? नहीं ना। बताइए, जवाहरलाल जी के समय राजेंद्र प्रसाद जी जैसा बड़े कद का तपस्वी प्रधान राष्ट्रपति रहा, लेकिन फिर भी देश का चेहरा जवाहरलाल जी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत सुयोग्य राष्ट्रपति थे, लेकिन वो देश का चेहरा नहीं माने गए। ये अंतर है भारत के संसदीय जीवन का। इसको कैसे पाटते हुए ये, और आज उसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई अजब बात थी कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे। ठीक, अब उसमें कुछ कलर मिलाए गए, रंग। क्या कहा गया जी? महिला है इसलिए नहीं करा रहे। दूसरा ट्वीट ठोका, बोले आदिवासी हैं इसलिए नहीं करा रहे। भाई साहब, श्रद्धेय मुर्मू जी तब भी महिला थी और तब भी आदिवासी थी जब एनडीए ने उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था। तब वो आदिवासी नहीं थी क्या? थी ना। तो आदिवासी और महिला के सम्मान में तब क्यों नहीं उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया? तब यही 19 दल जो आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुर्मू जी के सम्मान में हम सारे मैदान में, क्या ये जो नारा लगा रहे हैं, यही 19 दल कह रहे थे यशवंत सिन्हा के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, यशवंत सिन्हा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। कह रहे थे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाएंगे। क्यों? बोले मुर्मू ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? बोले मुर्मू वो रबड़ स्टंप बन जाएंगी। और सिन्हा जी बोले ये क्रांतिकारी रहेंगे, भगत सिंह टाइप के राष्ट्रपति बनेंगे। क्या कह रहे थे ना। तो कभी अगर ये सम्मान था तो तब जीवित रखना चाहिए था सम्मान। आज इस सम्मान की दुहाई हर आदमी ट्विटर पर दे रहा है, कह रहा दलित और अरे आदिवासी और महिला होने के नाते भाजपा ने ये अपमान किया। अच्छा जी, तो आपने सवर्ण हिंदू यशवंत सिन्हा जी के सम्मान में मुर्मू जी को किनारे कर दिया था तब, है ना। इतिहास बड़ा निर्मम होता है। होता ना कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम।
तो कई बार ये हो जाता है, विरोध के लिए विरोध भी आवश्यक हो जाता है ताकि ये सनद रहे कि हम हैं। अब ये ले अडानी से और बाकी चीज़ों से, ईडी, अडानी, सीबीआई से होते होते अब ये मसला आके टिक गया संसद भवन पे। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं, एक, और दूसरा ये जो 19 दलों का एक साइन पेपर है, अपील है, डिक्लेरेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये विपक्षी एकता का पहला दस्तावेज है, यानी यहां से विपक्षी एकता का कारवां शुरू हो गया। तो कई प्रसंग है राष्ट्रपति से नेताओं के टकराने के, और खैर उस वक्त ज्ञानी जेल सिंह ने के तिवारी का इलाज भी बांध दिया था, रत्नाकर भाई को भी याद होगा। मगही पान खाते थे तिवारी जी, झक कुर्ता पहनते थे सफेद बिल्कुल मलमल का, और बहुत बोलते थे। एक आध बार उन्होंने राजीव गांधी से कहा तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं मैं उनको डांटूंगा। एक दिन उन्होंने फाइनल कॉल ले ली, बुलाया राजीव गांधी को, बोले अगर शाम तक के तिवारी बर्खास्त नहीं हुआ तो हम मान लेंगे तुम हो इसके पीछे। क्या शाम नहीं, दोपहर में ही के तिवारी बर्खास्त हो गए। ज्ञानी जेल सिंह भी कुछ मामलों में बड़े अड़ियल थे, अड़ गए। उनने कहा ना आज तो मैं इस ऑपरेशन को करके मानूंगा। तैयद मोहम्मद तकी साहब, आपकी लड़ाई तो दूसरी चल रही थी, आप यहां कहां कूद पड़े? आपका जो मसला था अध्यादेश वाला, जिसमें केजरीवाल जी संजय सिंह और राघव चड्ढा और भगवंत मान को लेकर देशव्यापी भ्रमण पर निकल पड़े हैं कांग्रेस वाले, उसमें आपको कह दिए कि मैंने केजरीवाल के साथ नहीं खड़े होंगे हम ना। आप इसमें क्यों कूद पड़े? आपको भी कोई समस्या है? विपक्षी एकता में संकट क्या है? क्योंकि कई लोग इतने वाकशूर होते हैं, वो ऐसी लाइन खींच जाते हैं कि वो फिर शूल निकाले नहीं निकलता है। कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा अरविंद जी का, जिसमें अरविंद केजरीवाल करे तुम्हारे पास का कुछ नहीं, ईडी बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो, जब कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं बताता हूं, सोनिया गांधी को उठाओ, बंद करो, 4 दिन इंट्रोगेशन करो, सारा खुलासा हो जाएगा। क्या अब वो कह रहे थे भाई साहब बताओ इनके साथ कैसे चले जाएं? बोले राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लो, इसके लिए इन्हें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया। बोले ऐसा तो भाजपा ने भी नहीं किया कभी कि प्रस्ताव आपका पारित करा दिया हो। तो ये है बे कहो कहो रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। वो हमको 10 उदाहरण गिनाए रत्नाकर जी। बोले भाई साहब एक आध हो तो चलो पानी के साथ निगल ले, पूरे शरीर में बाण चुभोए अरविंद ने। अब बोले हम कैसे साथ चले जाए? बोले नहीं, अध्यादेश में इनको लटकने दो। यही जब राष्ट्रपति का निर्वाचन तय हुआ, घोषित हुआ, और उम्मीदवार दोनों पक्ष से आए, तब भी द्रौपदी मुर्मू जी महिला थी और तब भी आदिवासी थी। जब उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, ऐसा तो नहीं उसके बाद वो आदिवासी हुई। ठीक, आज सब कह रहे हैं कि महिला और आदिवासी के सम्मान में हम आए मैदान में। ठीक, तब सब लोग कह रहे थे यशवंत सिन्हा के सम्मान में हम आए मैदान में। बोले मुर्मू क्यों नहीं ठीक है? बोले मुर्मू रबर स्टैंप होंगी। बोले ये यशवंत सिन्हा कौन होंगे? बोले ये कट्टर भगत सिंह निकलेंगे। नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए, नेहरू जी के समय से नरेंद्र मोदी तक, नेहरू टू मोदी, ठीक, ये बात लिख लीजिएगा तो आगे सारी बहसों में काम आएगी। 28 तक तो बहस चलेगी। राष्ट्रपति संसद के सत्र को जब आहूत करता है तो भी कैबिनेट के सिफारिश पर करता है। ठीक, राष्ट्रपति संसद को डिसॉल्व करता है तब भी कैबिनेट के सिफारिश पर करता है। एक बात समझ ले, ये संविधान की बात लोग बहुत कह रहे हैं। एक मिनट, अभी नहीं रत्नाकर, नो अभी लौट लाओ। आनंद शर्मा ने कुछ बातें कही कांग्रेस की ओर से, वो संवैधानिक पक्ष रखने आए थे। मैं एक अद्भुत बात रखे दे रहा हूं जो अभी तक इस विमर्श में नहीं आई। संजय राणा आप भी सुनिए ध्यान से। कहा गया कि संविधान क्या कहता उसको तो सुनो। ठीक है, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। मैं व्यवहारिक पक्ष में नहीं जा रहा, सिद्धांतिक पक्ष से एक तर्क देता हूं, फिर बीजेपी अपना राजनीतिक लड़ाई लड़े। भारत के तीनों सेनाओं का सेरिमोनियल हेड होता है राष्ट्रपति। ठीक, संरक्षक, चीफ कमांडर होता है वो। ठीक, संरक्षक में तो तब भी भूमिका थोड़ी शिथिल हो जाती है
किसी स्कूल के संरक्षक हैं, कहीं संरक्षक रोजमर्रा के काम में नहीं कभी कभी का रहता है। ठीक, यहां तो कमांडर कहा गया, कमांडर इन चीफ। 1971 की लड़ाई में बीबी गिरी भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ थे। बीबी गिरी को 71 की लड़ाई जीतने के बाद कभी गेंदा की माला भी पहनाई गई, गुलाब की छोड़ो। कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ जिसमें इंदिरा गांधी को पीछे करके बीबी गिरी को आगे किया गया हो कि आप कमांडर इन चीफ है, प्लीज आप आगे आइए, संविधान का मसला है। बीबी गिरी कहा घर में बैठो चुपचाप, खाना पीना मिल रहा है मौज लो। क्या किसी को याद है कौन था उस वक्त? मैंने बीबी गिरी नाम बता दिया, वरना गूगल देखना पड़ता मोहम्मद तकी को कि 71 में कौन राष्ट्रपति था। ठीक ना, क्या स्थिति बनाई थी उनकी। और जवाहरलाल जी के समय में भारत एक युद्ध हारा चाइना से। सुन लीजिए, हमने मतलब जब मैं हमने बोलता अमिताभ अग्निहोत्री, देश ने नेहरू की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, भारत के राष्ट्रपति को नहीं। क्यों? आर्मी के कमांडर इन चीफ तो वही थे तीनों सेनाओं के। इसको समझोगे कि नहीं भाई? गजब बात कर रहे हैं। नहीं तो 71 में इंदिरा गांधी को पीछे रखते, सारा पोस्टर इंदिरा गांधी का, सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी का, राष्ट्रपति किस लिए थे फिर? ये समझना होगा। ठीक, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गपने चलेगा। इस बहस से ये जो नया एक चैप्टर खुला है कि भाई किसको उद्घाटन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो मानता हूं कि उद्घाटन किसने किया ये कभी भविष्य में याद नहीं रखा जाता। क्या हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ये देखते हैं स्टेशन में सुविधाएं कितनी है, कभी उस पत्थर को पढ़ने के लिए मैं रुका ही नहीं, इसका उद्घाटन किसने किया। खैर, फिर भी अगर इसी बात पर लड़ाई है तो भाजपा के हिसाब से संविधान क्या कहता है? राघव चड्ढा ने कहा, रत्नाकर भाई आप भी सुनिए, मजेदार है ना। यहां तनाव करने से क्या फायदा, 28 को वहां करना तनाव जो करना है, यहां तो आनंद लो। राघव चड्ढा ने एक कहा, वो भी संविधान पढ़ रहे हैं आजकल। उनने कहा कि भाई जो वारंट है प्रोटोकॉल का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नंबर 3। ठीक, उन्होंने कहा इसलिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। इस बात को समझिएगा जरा, बड़ा मासूम बात है, बड़ी प्यारी बात है। मैं तकी साहब समझना चाह रहा हूं, दिल्ली का जो वारंट है उसमें LG नंबर 1 है क्या? तो मोहल्ला क्लिनिक से लेके और शौचालय तक जो बन रहे हैं सार्वजनिक, जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं लगातार, है धुआंधार, उनमें LG क्यों नहीं ले जाते? जो प्रोटोकॉल का वारंट है उसमें LG नंबर 1 है दिल्ली में, बाकी सब उसके नीचे हैं। तकी साहब नहीं दिल्ली आप LG को पान की दुकान का भी उद्घाटन नहीं करने देते। जो दिल्ली में केजरीवाल, सो देश में मोदी जी। ठीक, अगर केजरीवाल सुलभ शौचालय का उद्घाटन भी नहीं छोड़ रहे, मोहल्ला क्लिनिक का भी नहीं छोड़ रहे, पानी के टैंकर का भी फीता काट रहे, तो वो क्यों नहीं काटेंगे? आप भी तो LG को पान की दुकान का भी उद्घाटन नहीं करने दे रहे। LG अगर ये कहे कि भैया एक आध शौचालय का ही उद्घाटन करवा दो, आप वो भी नहीं मान रहे। इसलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि तो नर न घनेरे। ठीक है, क्या संविधान का बड़ा उल्लेख हो रहा है यहां तो कम, देश भर में नाना प्रकार के संविधान विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं इसी विवाद पर। क्या संविधान में कहीं ऐसा उल्लिखित है कि केंद्र के स्तर पर आयोजित होने वाले सारे उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे और राज्यों में ये काम राज्यपाल करेंगे? ऐसा कहीं है? एक जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही एक, सुन तो बात, सवाल सुनो फिर आप उत्तर देंगे। बीजेपी से लड़ो, मुझसे थोड़े ना भाई। वही राज्यों में राज्यपाल की स्थिति होती है। ठीक, किसी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किताबों के विमोचन और फल प्रदर्शनी और फूल प्रदर्शनी के अलावा कोई काम करने दिया देश में? मुझे पता नहीं कि बहुत कम लोगों को इतना अवसर मिलता है, राजनेताओं में भी, क्योंकि उतने लंबे समय तक आप संसद में रह नहीं पाते सारे लोग, एक बार 2 बार जीते फिर हार जाते हैं चुनाव। मैं 25 साल लगातार संसद गया हूं एक पत्रकार के नाते, 25 साल, चौथाई शताब्दी। ठीक,
इसलिए मुझसे बेहतर ये बहुत कम लोग जानेंगे कि इस मौजूदा संसद भवन में व्यवस्थागत समस्याएं बहुत ज्यादा थी। ठीक, मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता, चूंकि मैं अमेरिका और लंदन गया नहीं, मैंने देखा नहीं वहां का। वहां हो सकता चीजें मेंटेन रहे, जरूरी नहीं कि 100 साल में मेरा घर गिर जाए और मोहम्मद तकी का अच्छा बना रहे। इसमें क्या बोल रहे हैं? कोई ऐसा रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनका क्यों नहीं गिरा। अरे नहीं गिरा, उनका उनके साथ अल्लाह की मर्जी, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। लेकिन हमको पता था, हम वहां खाना खाते थे कैंटीन में, हमको पता था क्या समस्याएं हैं, हमको पता था स्मेल कहां से आ रही है, हमको पता था बार बार शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जगह की कमी थी। वो सब चीजें उस बहस में आज नहीं जाऊंगा, वो होना था हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या सिद्धिरमैया की सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल से कराने का साहस रख सकती है? क्योंकि वहां कर्नाटक का राज्यपाल भी कस्टोडियन है राज्य का, वहां के वारंट में वो नंबर 1 पर है, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर डीके शिव कुमार। नहीं न करते हो, व्यवहारिक सच को मानिए। मैंने कहा इंदिरा गांधी और बीबी गिरी में चेहरा कौन था देश का? बीबी गिरी को तो कभी बाहर ही नहीं आने दिया, पूरे अंदर रहना, बाहर मत निकलना। अरे गेंदा की माला पहनाई हो तो हमको बताओ ना, 71 की लड़ाई जीतने के बाद। बीबी गिरी छोटे राष्ट्रपति थे, नैनो टेक्नोलॉजी से आए थे, वो राष्ट्रपति नहीं थे। बात तो एक करो, नपना एक रखो भाई। जो बीबी गिरी सो द्रौपदी मुर्मू, जो राजेंद्र प्रसाद सो द्रौपदी मुर्मू। बता दीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो तो पहले राष्ट्रपति थे और बड़े तपस्वी व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई के नायक थे। राजेंद्र प्रसाद से 3 उद्घाटन बड़े कराए हो तो बता दीजिए। आपको तो मैंने बता दिया, विनय सक्सेना को 4 जनता क्लिनिक के पहले उद्घाटन कराओ, एलजी से 4 जनता क्लिनिक के उद्घाटन कराओ पहले, और पंजाब में भी भगवंत मान से कहो एलजी से करा। पंजाब के जनता क्लिनिकों के श्रृंखला का उद्घाटन मान भी नहीं कर रहा, अरविंद जी जाके कर रहे हैं। वहां के गवर्नर बैठे हैं, वो गवर्नर भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमारे सम्मान में मैदान में कब आओगे। ये तो सोचो ना, वो भी वहां के संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो 28 का इवेंट है, ये एक कारण हो सकता है तात्कालिक, लेकिन ये बेसिक एफर्ट, मूल प्रयास है विपक्षी यूनिटी का 24 के लिए? क्योंकि अब जो भी कवायद है 24 में, बहुत समय तो बचा नहीं चुनाव में, संविधान की बात हो रही है। मैंने जिस वक्त आपसे संपर्क टूट गया तो उस वक्त मैंने एक बड़ी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लिखत पढ़त में, मानने में नहीं, लिखत पढ़त में भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। संजय राणा सुन रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू के समय में जब भारत चीन से हारा तो हमने राष्ट्रपति को दोष नहीं दिया, जबकि वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है। 71 में जब भारत पाकिस्तान से जीता और बांग्लादेश का निर्माण किया, हमने सारा क्रेडिट इंदिरा जी को दिया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया, वो रक्षा मंत्री थे, वो भी बेचारे पीछे रह गए, वो तो खैर अलग कहानी है। और उस समय के राष्ट्रपति बीबी गिरी को गेंदे की माला भी नहीं पहनाई। आगे करना तो छोड़ो कि उनकी कभी फोटो खिंचा देते, नहीं। इतिहास की किताबों में देख लीजिए, सरकारी किताबों में देख लीजिए, 71 की लड़ाई का विवरण सरकार के डिटेल में देख लीजिए, कहीं बीबी गिरी का नाम है? क्यों नहीं है? मैं संजय राणा की इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि 100 साल 200 साल। जवाहरलाल जी ने भाखड़ा नागल डैम का उद्घाटन किया, स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। भारत में वो 2 बड़े उद्घाटन उस वक्त के सब बहुत बड़ी चीज थी दुनिया के संदर्भ में भी। क्या कांग्रेस की आज स्थिति क्या है? ऐसा नहीं होता कि पत्थर पर नाम लिखने उसको पार्टी अमर हो गई, व्यक्ति अमर हो गया। नहीं भाई, आज है ना 50 सीट पर, तब अब जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बाकी सब पार्टियों को घर बैठाल दिया, उस दिल्ली के हर पत्थर पर शीला जी का नाम लिखा था। क्या हुआ कांग्रेस का हाल बताओ? ऐसा कुछ नहीं होता। रत्नाकर बाबू, एक बड़ा सवाल है कि भारत ने जो संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया शासन व्यवस्था के लिए, शासन विधि के लिए, उसमें
सारे व्यवहारिक संदर्भों में राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री को ही चेहरा माना गया। राष्ट्रपति, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल वही पढ़ने को बाध्य हैं, बाध्य शब्द करा, वही पढ़ने को बाध्य हैं जो मंत्रिमंडल उनको भेजता है सदन में। इसका एक ज्वलंत उदाहरण दे दूं, अरविंद केजरीवाल और विनय सक्सेना एलजी दिल्ली के बीच में 36 का आंकड़ा रोज तू में होती है, रोज खुलेआम, ठीक। लेकिन उनको भी वही पढ़ना पड़ा जो अरविंद जी की कैबिनेट ने लिख के भेजा। उसके बाद अरविंद जी ने कहा देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। क्या ये सत्य है ना? गवर्नर लिख के भेजे, वो मुख्यमंत्री पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कुछ लिख के भेजे भाषण, प्रधानमंत्री पढ़ने के बाध्य नहीं, लेकिन कैबिनेट जो लिख के भेजेगी गवर्नर वही पढ़ने को बाध्य है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही पढ़ने को बाध्य है। ये सच नहीं है क्या? प्रथम नागरिक शहरों में मेयर को भी कहते हैं, ठीक ठीक। मेयर के पास कितनी शक्तियां हैं, मेयर जिले के बड़े कामों में मेयर कहां खड़ा होता है। सब लोग शासन कर रहे हो कहीं ना कहीं राज्य में, क्या कर रहे हैं? प्रथम नागरिक तो वो भी है। मैंने कहा एक दृष्टांत बताइए जहां राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने दोनों सदनों को संबोधित करने आए और अपना लिखा हुआ पढ़ पाए। नेहरू से आज तक नहीं हुआ, दिल्ली की विधानसभा में नहीं हुआ। बताइए, विनय सक्सेना को कागज भेजा गया कि ये पढ़ना है तो आपको, और वो बाध्य थे वही पढ़ने के लिए। देखिए बात कर रहे हो, अरविंद भाई ताली बजा रहे थे, सौरभ मेज पीट रहे थे, कर बाबा मजा आ गया क्या? हालांकि उनने भी जाते रूप बदला, उनने भी उधर से 4 ठोंक दिए जाने के बाद, सक्सेना जी ने भी, लेकिन वहां पढ़ने को बाध्य थे। ये संविधान है भारत का। राष्ट्रपति राज्यपाल 2 बार के कैबिनेट की संस्तुति को वापस भेज सकता है अपना नोट लगाकर। तीसरी बार वो संविधान के चलते बाध्य है उस मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करने के लिए। यह भी संविधान ही लिख के गया है, इसलिए घाल में नहीं करिए भाई चीजों को। एक मसला आ रहा है कि प्रथम नागरिक है देश की। राघव चड्ढा में कुछ ने कहा वारंट प्रोटोकॉल लिस्ट देखो, किसी ने कहा प्रथम नागरिक, किसी ने कहा आदिवासी, किसी ने कहा दलित, किसी ने कहा महिला। अब एक नया आयोग भी प्रथम नागरिक का मसला है, बताइए। अच्छा उन्हीं से करा देते तो क्या झंझट था? अच्छा ये बताओ, गुस्सा मत हो ना, मेरे मन में आ गया इसलिए बस पूछने से। यहाँ उद्घाटन में ये लोग भाजपा वाले मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, चलो ठीक है, आप इनके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं क्या। लेकिन हम ये उम्मीद करें कि कल से एलजी दिल्ली को है प्रथम नागरिक होने के नाते दिल्ली में पूरा सम्मान मिलने लगेगा। सुबह दही जलेबी नाश्ते में लेके आप लोग जाएंगे और प्रणाम करके कहेंगे कि आइए 4 सुलभ शौचालय, 5 महिला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन में आज आपको ले चलना है। और केजरीवाल जी पीछे खड़े होंगे, एलजी साहब को आगे करेंगे, क्योंकि मसला तो एक ही है। अगर आप ऐसा अनाउंसमेंट कर दो तो एलजी साहब भी खुश हो जाएंगे, नहीं, और संविधान के मानने वाले भी खुश हो जाएंगे। केंद्र में जो भूमिका संविधान ने राष्ट्रपति को दी, वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल को दी, ठीक। उसके आगे एल लगा है, एलजी है कि गवर्नर है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मोटे तौर पर वही अधिकार, वही स्टेटस, ठीक। राज्यों के ना अब नहीं आएंगे आपके पास, अब आप धैर्य रखिए, अब समझिए, सीखिए। राज्यों में जो वारंट है, प्रोटोकॉल बुक है, उसमें गवर्नर पहले स्थान पर, एलजी है तो एलजी पहले स्थान पर, ठीक। राज्य केंद्र का जो वारंट है जिसको राघव चड्ढा मेंशन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति, ठीक, इक्विवेलेंट है, कहीं कोई राय रत्ती का फर्क नहीं। राज्यों में कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र राज्यपाल बुलाते हैं, केंद्र में वो काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। इसलिए ये कहना कि नहीं वो नीला है या पीला है, ये नहीं करो ना। पंजाब में तो एलजी नहीं है, वहां तो फुल प्रेसिडेंट गवर्नर है, उनसे कोई काम आज तक कराए हो? पंजाब में भी उद्घाटन करने अरविंद जी जा रहे हैं और कह रहे गवर्नर जिंदाबाद, प्रथम नागरिक है, वो भी प्रथम नागरिक है भैया, वो क्या दूसरे नागरिक हैं? ये नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे।
समस्या यहां है, मैंने पूछा 71 की लड़ाई की विजय भारत के मस्तक पर अंकित सबसे बड़े कीर्तिमानों में से एक है। उस समय देश के प्रथम नागरिक जो संवैधानिक तौर पर देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ, उनको गेंदे की माला भी नहीं पहनाई गई। क्यों? बीबी गिरी के सम्मान में केंद्र सरकार ने एक रिलीज भी जारी की हो उस वक्त कि भारत के सर्वोच्च सेनापति के महान योगदान से ये उपलब्धि आई, तो भी मुझे बताया जाए नहीं हुआ ऐसा। गूगल देख लेना, मेरे शो खत्म होने के बाद मेरी बात गलत नहीं निकलेगी। क्यों? बीबी गिरी ने, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन करा, अगर खिड़की झांका भी होगा तो खिड़की बंद कर दियोगे, को पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे रहना है। क्या सच नहीं है क्या? क्या आज कहा जा रहा है कि भाई गवर्नर निर्वाचित नहीं होते? क्या यही व्यवस्था नेहरू जी के समय से राष्ट्र ने नहीं स्वीकार की कि भाई नेहरू जी को जो पसंद आया वो गवर्नर बना, इंदिरा जी को पसंद आया वो गवर्नर बना, कल को आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार हो जाएगी, ये मोहम्मद तकी को गवर्नर बना देंगे कर्नाटक का, कौन रोक लेगा? यही ना व्यवस्था है। तो तब व्यवस्था अच्छी थी, व्यवस्था खराब है? नहीं ना। अच्छा, हमारे संविधान ने ऐसा क्यों लिखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, तकी साहब के सम्मान में ये बात कह रहा हूं, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे? ये बाइंडिंग क्यों लगाई? कह देते कि राष्ट्रपति के निर्देश के अनुरूप, राज्यपाल के निर्देश के अनुरूप सरकार काम करेगी। नहीं लिखा। राष्ट्रपति और राज्यपाल बाउंड किए, संविधान ने बाध्य किए, हिंदी में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बाध्य किया कि वोट से चुनी हुई सरकार के प्रस्ताव को आप 2 बार नकार सकते हैं, तीसरी बार आप बाध्य हैं उसको स्वीकार करने के लिए। सच्चाई भारत के संविधान की ये है कि किसी को पता नहीं, सबको पता है, हर की कहीं ना कहीं सरकार है। धनखड़ जी जब पश्चिम बंगाल में थे तो रोज धतेरे की होती थी ममता जी से, क्या? लेकिन चिट्ठी लिखने के अलावा क्या कर सकते थे? 2 बार रिजेक्ट कर देते, तीसरी बार मानना पड़ता था ममता जी की बात। बंगाल में मान साहब के राज्य में गवर्नर ने सत्र बुलाने की राज्य सरकार की सिफारिश को नहीं माना। रत्नाकर जी समझिएगा अंतर कि प्रथम नागरिक और निर्वाचित सरकार में कितना अंतर संविधान ने किया है। ताकि साहब को याद है कि नहीं याद है, मैं याद दिला दूं। मसला गया सबसे बड़ी अदालत में। क्या अदालत ने मालूम क्या कहा था कि साहब? कहा मिस्टर गवर्नर आप बाध्य हैं मानने के लिए। भाई ये आपके विचार के लिए, फैसला करने के लिए थोड़ा आज कि मानो ना मानो, ना ना, वैकल्पिक विषय नहीं था। अगर मंत्रिमंडल ने लिख के भेजा कि कन्वीन करिए तो कन्वीन करना है। उसके बाद उन्होंने मुंह की खाई गवर्नर ने, क्या? और भगवंत मान ने ट्वीट ठोका, क्या हम जीत गए? नहीं, वो 16वां नागरिक है, 20वां नागरिक था गवर्नर वहां, नहीं ना। संविधान की व्याख्या हो रही है, कानून की व्याख्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा संविधान हम आप जानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया गवर्नर के लिए, कहा आपको कोई वैकल्पिक विषय नहीं भेजा था लिख के मंत्रिमंडल ने कि बुलाना मन हो, मूड ठीक हो तो बुला लेना, मूड खराब हो तो मत बुलाना, ऐसा नहीं कहा था। मंत्रिपरिषद ने अगर ऑफिशियली आपको भेजा है तो आपको बुलाना ही है। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत ने क्यों कहा? इसीलिए मैंने आपके फेवर वाली घटना बताई ताकि इसका खंडन मंडन ना हो पाए। क्या अरविंद जी ने भी ट्वीट ठोका था कि गवर्नर जो वो कर रहे थे भाजपा के इशारे पर गड़बड़, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं, तब क्या हम ये भूल गए कि राष्ट्रपतियों का निर्वाचन होता है, लेकिन जो केंद्र में
बहुमत की सरकार होती है, उसके सबसे बड़े नेता के भरोसे का जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति बनता। क्या हम ये भूल गए? सबको नाम मालूम है कौन कौन लोग राष्ट्रपति बने। मैं राजेंद्र बाबू और उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत बड़े आजादी के दौर के लोग थे, राधाकृष्णन जी की। उसके बाद देख लीजिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की माननीय राष्ट्रपति रही हैं। क्या उनका जीवन राष्ट्रपति से पहले का सबको ज्ञात है? एक पार्टी के प्रथम परिवार के प्रति उनका सेवा भाव सबको पता है। एक दौर में उन लोग कहते कि उन्होंने उस परिवार के रसोई को संभाला था। वो भारत की महामहिम रही है, ठीक है, वोट से चुन गई, सोनिया जी ने कहा। और एक बात कही कि बात समाप्त करूं, रत्नाकर भाई, जब प्रतिभा जी का नाम सोनिया जी ने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती थी, ठीक है ना, जिसमें ये लेफ्ट पार्टीज के सारे बड़े नेता होते थे, क्योंकि लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार चल रही थी। सोनिया जी ने इन लोगों को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब सुपर कमेटी थी वो सरकार के लिए, उसके एक मेंबर थे देवव्रत विश्वास, हाँ अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या? उन्होंने मुझे फोन किया निकलने के बाद, बोले अग्निहोत्री यार ये बताओ, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है, कहां की हैं, क्या करती हैं? मैंने क्यों? बोले मैडम सोनिया जी ने कहा इनका राष्ट्रपति के लिए नाम। क्या? तो मुझे भी गूगल देख के उनको बताना पड़ा। राष्ट्रपति हुई ना, तब। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐसे कोई नहीं बन सकता ना। मुझसे कहा जाए कि भाई दिल्ली का चेहरा कौन, तो मैं विनय क्या नाम है सक्सेना जी को नहीं बता सकता, अरविंद केजरीवाल। आप सहमत हो असहमत हो, इससे क्या फर्क पड़ता? तकनीकी तौर पर वो केजरीवाल से एक सीढ़ी ऊपर बैठे हैं सक्सेना जी, लेकिन प्रैक्टिकली दिल्ली का चेहरा अरविंद केजरीवाल। ताकि साहब खुश ना, अब तो ताली बजा दो, इतनी अच्छी बात कही। इसलिए दो नपने नहीं चलेंगे। मैंने इसीलिए कहा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन 10 सालों में देश का कोई महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के हाथों कराया क्या? नहीं। क्यों? वो छोटे राष्ट्रपति थे? नहीं ना। भारत के संसदीय लोकतंत्र के मिजाज को समझिए और उसी के हिसाब से चलिए। ये सब चीजें चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, राष्ट्रपति देश का चेहरा नहीं होता, माफ करिएगा ना। राज्यों में राज्यपाल। मुझसे कोई पूछे कि कर्नाटक का चेहरा कौन है रत्नाकर भाई, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि सिद्धरामैया है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है वहां। गवर्नर चेहरा नहीं हो सकता कभी राज्य का। इस अंतर को समझिए और इस अंतर को बड़े मन से स्वीकार करिए। धन्यवाद।